अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के सिलेबस को जो कि पीएमसी की तरफ से इशू किया गया है एमडीकेट 2021 के लिए। तो एमडीकेट 2021 के लिए पीएमसी की तरफ से जो सिलेबस इशू किया गया है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने का मकसद ये होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ स्टूडेंट जो है वो कुछ टॉपिक्स को छोड़ देते हैं। अक्सर मोटी मोटी हेडिंग देखते हैं सिलेबस पे और उससे रिलेटेड टॉपिक्स की तैयारी वो करके नहीं जाते और फिर फाइनल टेस्ट में अपियर होते हैं और उनका कहना होता है कि पीएमसी के सिलेबस से हटकर सवालात थे, हमें बताया नहीं गया, हमारी तैयारी सही नहीं हुई। तो आज की इस सिलेबस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और हेडिंग से रिलेटेड जो जो एसोसिएटेड टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा ताकि आपने उनकी भी तैयारी करनी है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम बात करते हैं कंटेंट लिस्ट फॉर केमिस्ट्री। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जिसमें केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, उसके तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। देखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, केमिकल इक्विलिब्रियम, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखो भाई इसमें जो है ना अगर बात की जाए तो उसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का अल्फाज नहीं है। अगर आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की अच्छे से तैयारी नहीं करते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है। तो ये बात अंडरस्टूड कर लो कि भाई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की तैयारी किए बगैर आप इसकी बेसिक कभी अच्छी बनाओगे नहीं, बेसिक अच्छी बनेगी ही नहीं। तो इसीलिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कर लेना, थोड़ा बहुत हाइड्रोजन के बारे में भी कर लेना। बजाय इसमें हाइड्रोजन का अल्फाज नहीं है लेकिन हाइड्रोजन को जब आप पढ़ते हो ना प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, उसमें आप तमाम कॉन्सेप्ट पढ़ते हो कि भाई हाइड्रोजन की ये प्रॉपर्टी है, एस ब्लॉक वालों की ये है, हाइड्रोजन की ये प्रॉपर्टी है, पी ब्लॉक वालों की ये है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो रिलेटेड हैं। तो मैं एडवाइस ज़रूर दूंगा स्टूडेंट को कि आपने हाइड्रोजन का चैप्टर भी करना है। छोटा सा चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है, बिला वजह आप छोड़कर अपने रिस्क ना लें क्योंकि इसमें बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जो रिलेटेड होते हैं और पेपर में आ जाते हैं। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें जो है वो क्या है, ईस्टर का जिक्र नहीं है, इसमें जो है वो ईथर का जिक्र नहीं है। तो ईस्टर और ईथर भी आपने एहतियातन करना है क्योंकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, ईस्टर बनता है। तो अब आपको ईस्टर के बारे में बिल्कुल नो हाउ नहीं होगा तो आपको इसके केमिकल रिएक्शन में भी प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि चैप्टर नंबर 9 का जो पार्ट है उसमें कुछ कुछ टॉपिक जो आपको रजिस्टर्ड ग्रुप में एक्स्ट्रा करवाए जाएं तो वो आपने करने हैं, उनका जो है वो ताल्लुक होगा। इसी तरीके से नंबर 11 मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात। अब आते हैं हम उन तमाम के डिटेल्स की तरफ हम आ जाते हैं। डिटेल में सबसे पहले हम बात करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में। अब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के अंदर जो है आपको मालूम है कि एटॉमिक मास, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोल रेशियो एंड कन्वर्जन, यानी मतलब ये एवोगैड्रोस नंबर्स की जो बेसिक जो चीज़ें हैं ना टॉपिक्स, ये सब कवर करने। लिमिटिंग रिएक्टेंट, परसेंटेज वगैरह कैसे निकालते हैं, स्टोइचियोमेट्री में मास रिलेशन, मास वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन कैसे शॉर्ट टेक्निक से करते हैं, वो सब हम आपको करवाएंगे रजिस्टर्ड ग्रुप में। इसी तरीके से लर्निंग ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं मतलब आपने ये चैप्टर नंबर 1 की सारी चीज़ें करनी है, इसमें कोई लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कोई एक्स्ट्रा बात नहीं लिखी हुई जो आप परेशान हो। कोई एक्स्ट्रा बात होगी मैं ज़रूर पॉइंट आउट करके आपको जो है वो उसमें बता दूंगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आ गया, डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। अब भाई देखो ना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं समझोगे तो प्रोटॉन की डिस्कवरी क्या समझ में आएगी। और इसी तरीके से जो है वो क्वांटम नंबर और शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऐसे बेतरतीब कभी भी नहीं तैयारी होती। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर की है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक कहानी की तरह चैप्टर है। आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर कोई आपको बिल्कुल ही नहीं बताता तो प्रोटॉन की डिस्कवरी तो आपको कभी समझ में ही नहीं आएगी। आप समझ लो 3 साल भी लगाते जाओ आपका एमडीकेट कभी पास नहीं होगा। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इसमें जो है वो डायरेक्ट ऑर्बिटल तक पहुँच गया तो पहले तो बोहर की थ्योरी आनी चाहिए
इसी तरीके से बोहर ने एटॉमिक मॉडल क्या पेश किया था, रदरफोर्ड ने क्या बताया था। जब तक आप रदरफोर्ड, बोहर, इनकी बुनियादी चीज़ें आप नहीं समझते हो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं समझते हो, डायरेक्ट आप ऑर्बिटल पे कैसे पहुंच सकते हो। तो ये बच्चों को जहन नशीन करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे बनाने हैं तो उन टॉपिक्स का से लिंक होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिस्कवरी एंड डायरेक्ट पॉजिटिव आ गया, क्वांटम नंबर, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये मशवरा होगा कि आपने सारी चीज़ें करनी है। अब देखो, डिफाइन फोटोन एंड यूनिट ऑफ रेडिएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। अब ऑर्बिट आपने पढ़ा नहीं, ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट पे कैसे चले गए। ओके, इसी तरीके से प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, एटॉमिक लेवल, इसी तरीके से जो है वो एस एन पी ऑर्बिटल, डिस्क्राइब हाइड्रोजन एटम यूजिंग क्वांटम नंबर। अब इसमें जो है वो हाइड्रोजन के एटम को एक्सप्लेन करने के लिए तो हमें बोहर तक तो जाना ही पड़ेगा। इन शॉर्ट ये चैप्टर नंबर 3 आपने पूरा करना होगा। तो ये बेवकूफ़ी मत करना कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सिलेबस में है, ये नहीं है, पूरा करके जाना वरना आप उलझ जाओगे। गैसेस की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैस लॉ में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, एवोगैड्रोस लॉ का जिक्र नहीं है, वो भी आपने करना है। इसी तरीके से ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का यहाँ जिक्र नहीं है, वो भी करके जाना है। इसी तरीके से डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का जिक्र नहीं है, वो भी आपने करके जाना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप छोड़ोगे ना, पेपर में फंसोगे। अब यहाँ इसी की जो है वो चीज़ें डिटेल दी हैं। बच्चा जो है वो वर्ड टू वर्ड पकड़ता है और फिर फाइनल पेपर में इसका हमेशा क्या होता है, यही शिकवा होता है कि भाई पीएमसी ने सिलेबस सा उड़ दिया। नहीं, रिलेटेड चीज़ें आपने क्या करनी है, कवर करनी है। आइडियल गैस इक्वेशन रिलेटेड, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स। अब देखो आगे एवोगैड्रोस लॉ का कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आ गया। मैंने कहा ना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कोई अगर एक्स्ट्रा चीज़ होगी मैं आपको पहले ही बता दूंगा। बज़ाहिर बच्चा क्या कहेगा, सर एवोगैड्रोस लॉ तो नहीं था, ये आ गया। इसी तरीके से डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस, रियल गैस और आइडियल गैस के दरमियान डिफरेंस, ये चीज़ें भी आ गई। लिक्विड की अगर हम बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में आ गया इंटरमोलिकुलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, एक्सटर्नल प्रेशर। इसमें विस्कोसिटी वाला टॉपिक नहीं है, वो कवर करना आपने, क्योंकि इसकी बेस पर बहुत से कॉन्सेप्ट बनेंगे। इसी तरीके से ये आपके पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O, NH3, HF, ये सारी चीज़ें आपने करनी पड़ेंगी। इसी तरीके से एवापोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो यहाँ डिफ्यूजन का जिक्र आ गया, कंप्रेशन, एक्सपेंशन। तो अब पीछे से आप बैकग्राउंड में ही चीज़ें छोड़कर आ रहे हो, आपको ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। अब गैस के अंदर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट छोड़ दिया, अब लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन आ रहा है, उसमें हम कहते हैं कि लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन की सलाहियत गैस के मुकाबले में कम है, लेकिन बच्चों ने बेसिक ही नहीं की। तो ये चीज़ें आपने जो है वो ज़हन नशीन करनी है। तो रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर जो है वो हम कुछ लेटरल कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करवाएंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। सॉलिड की अगर हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्रिस्टल लैटिस, ये सॉलिड के टाइप्स हैं। डिस्क्राइब क्रिस्टलाइन सॉलिड, नेम 3 फैक्टर अफेक्ट शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल, इसी तरीके से क्रिस्टल लैटिस, लैटिस एनर्जी, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ आयनिक एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह हम आपको कवर करवाएंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर अगर बात की जाए, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन के दरमियान डिफरेंस, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है ना आपके रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, इंटर के रिड्यूस सिलेबस में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के टॉपिक को हटा ही दिया है, जबकि पीएमसी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को शामिल कर रहा है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने अभी से ज़हन नशीन करनी है, वरना आप फंसोगे। इंटर के रिड्यूस सिलेबस में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हटा दिया, लेकिन एंट्री टेस्ट वाला मांग रहा है कि भाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की तैयारी करनी है, सोच लो। ली-चिल्ड्रेट्स प्रिंसिपल, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस, कॉमन आयन इफेक्ट का टॉपिक वहां पर नहीं था, यहाँ आ गया। बफर सोल्यूशन का टॉपिक वहां नहीं था, बफर यहाँ आ रहा है। तो इसी तरीके से आपने दोनों को साथ लेते हुए क्या करनी, तैयारी करनी है। इक्विलिब्रियम ऑफ स्लाइडली सॉल्युबल सॉल्ट, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की पूरा इसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मतलब इन शॉर्ट ये चैप्टर आपने जो है वो पूरा करना है। रिएक्शन काइनेटिक्स, इसमें जो है वो चैप्टर 8 से रिलेटेड रेट ऑफ रिएक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब लर्निंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ये सारी चीज़ें हैं। चैप्टर नंबर 8 छोटा सा ही चैप्टर है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव में सारी चीज़ें आ जाएंगी। एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये सारे कॉन्सेप्ट आपने तैयारी करनी है। नंबर 8 थर्मोकेमिस्ट्री, जिसमें आपके पास जो है वही आ जाएगा। चैप्टर नंबर 5 आ जाएगा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, सिस्टम, सराउंडिंग, स्टेट फंक्शन, इसी के थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स, स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये मतलब आपने हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, मतलब ये चैप्टर इसमें पूरा ही शामिल कर दिया है।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वही ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट, एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बैलेंसिंग ऑफ रिडोट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के मुताबिक जो इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होते हैं। इसी तरीके से बैलेंसिंग रिडोक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड, ये दोनों इक्वेशन को बैलेंस करने के जो मेथड हैं। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट वाले न्यूमेरिकल भी इसमें शामिल हो जाएंगे। पीएच का यहाँ जो है वो उसमें जिक्र शामिल नहीं है, तो आप पीएच के न्यूमेरिकल स्कोर्स को छोड़ सकते हो, लेकिन एहतियातन आसान है, उसको भी मैं सजेशन दूंगा कि आप एहतियातन कर लें। केमिकल बॉन्डिंग की अगर हम बात करते हैं, एनर्जी ऑफ बॉन्ड, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपने करने हैं। कोऑर्डिनेटेड एंड डेटिव बॉन्ड, आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक को तो हमने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ, एक एक शेप को, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, वेस्पर थ्योरी की बात हो रही है, वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट भी डिस्कस किए हुए हैं और वेस्पर थ्योरी की एप्लीकेशन, वेस्पर थ्योरी की बेस पर एक एक चीज़ को डिटेल, मतलब इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक इन्होंने नहीं छोड़ा, सारी चीज़ें जो है वो क्या हो रही हैं, इसमें कवर हो रही हैं। अब S&P ब्लॉक डायरेक्ट आ गया है। इससे पहले मैंने आपको कहा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और हाइड्रोजन का टॉपिक आपने लाजमी कवर करना है, वरना इसकी बेसिक खराब होगी। क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट यहाँ लिख दी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो चैप्टर नंबर 1 में सीखते हो, और इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर तो ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक पता चलते हैं, ये तो आ गया। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ S ब्लॉक, ओके। ग्रुप 1 अल्कली मेटल की बात हो गई, एटॉमिक साइज एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ट्रेंड इन रिएक्टिविटी, चैप्टर 1 के अंदर ही तो सारा ट्रेंड का कॉन्सेप्ट है। ग्रुप ट्रेंड का पूरा कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर 1 से पता चलेगा, और बच्चा चैप्टर 1 छोड़कर डायरेक्ट S ब्लॉक पर जंप करता है, वो ऐसा बच्चा कभी पास नहीं होगा। ग्रुप 2 की बात होगी, ट्रेंड इन रिएक्टिविटी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ग्रुप ट्रेंड में जो है वो आयनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे ग्रुप ट्रेंड आपने करने हैं। मतलब ऑलमोस्ट ये पूरे चैप्टर ही आ गए इसमें। अब देखो भाई, पी ब्लॉक से रिलेटेड जो है ना कई चीज़ें उसने हटा दी, डायमंड, ग्रेफाइट, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये करनी है। ये मत सोचना कि ये तो है ही नहीं कोर्स में और फाइनल टेस्ट में चले जाओ पूरा साल बर्बाद करके आओगे लास्ट टाइम की तरह। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट ऑफ आयन, इसमें जो है ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले चैप्टर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो नेमिंग होती है वो लाजमी सीखनी है, वो सी से रिलेटेड जो है वो सवालात भी आते हैं। यहाँ इसको कोई डिटेल खास नहीं बताई उन्होंने। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोमेरिज्म, ये दो चीज़ें इसमें बताई। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में फंक्शनल ग्रुप भी बता दिया है, और आइसोमेरिज्म, इसमें देखो पेट्रोलियम का कहीं जिक्र नहीं है, वो भी आपने जो है वो करना है। पॉलीमराइजेशन का नहीं है, तो कुछ ऐसे टॉपिक है जो बहुत अहमियत रखते हैं वो उन्होंने यहाँ स्किप कर दिए। लेकिन याद रखना है NTS के उसमें जो है वो ये फाइनल MDCAT के अंदर ये चीज़ें पूछ सकते हैं, तो आपने फॉर सेफ साइड ये करना है। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें ओपन और क्लोज चेन की बात होगी। नोमेनक्लेचर, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अब देखो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की केमिकल रिएक्शन के यहाँ जिक्र नहीं है, आपने करने हैं। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के केमिकल रिएक्शन की तैयारी करनी है। बेंजीन यहाँ आपका जो है वो पूरा का पूरा करना है, इसके रिएक्शन, इसकी सारी कॉन्सेप्ट हैं आपने करने हैं ताकि आपको फाइनल पेपर में कोई मसला ना हो। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव में एलिफेटिक, एरोमेटिक के दरमियान जो है वो क्लासिफिकेशन आ जाएगी। फ्री देखो ऊपर जो है वो अल्केन, अल्कीन का कोई रिएक्शन का कहीं जिक्र नहीं है, सिर्फ नोमेनक्लेचर के रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में यहाँ लिखा हुआ है फ्री रेडिकल इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। ये तो क्लोरीनेशन वाला रिएक्शन है, इसका मतलब अल्केन के रिएक्शन शामिल है ना। तो बच्चा अक्सर औकात जो है वो क्या करता है, सिलेबस को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करता और तैयारी अपनी मर्जी से करके चले जाता है और वहाँ रुल जाता है। ओके, तो इसमें आ गया IUPAC ऑफ अल्केन आ गया। शेप ऑफ इथेन मॉलिक्यूल, मतलब इसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथेन भी शामिल है जो कि ऊपर लिखा हुआ नहीं था। इसी तरीके से आइसोमेरिज्म की टाइप्स और आ गई। एक्सप्लेन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब देखो भाई क्या कह रहा है, एक्सप्लेन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रो एलिजिनेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथेन। आ गई ना इसमें मतलब प्रिपरेशन है। ऊपर बच्चा क्या समझता है, सिर्फ नोमेनक्लेचर है, लेकिन जब आप डिटेल में जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि इसके केमिकल रिएक्शन भी शामिल है। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रो एलोजिनेशन, हाइड्रेशन, हेलोजिनेशन, हेलोहाइड्रेशन, पॉलीमराइजेशन। अब देखो चैप्टर 6 में पॉलीमराइजेशन का जिक्र नहीं था। बच्चा क्या कह रहा है कि भाई पॉलीमराइजेशन तो आना ही नहीं है, लेकिन यहाँ आ गया ना पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपने चैप्टर 6 में समझा ही नहीं है तो चैप्टर 7 में क्या इसके बारे में पढ़ोगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो PMC में सिलेबस में बच्चा उसको पिक नहीं कर पाता, लेकिन उनकी तैयारी करनी होती है।
इसी तरीके से बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस एनर्जी, रिलेटिव स्टेबिलिटी, इसी तरीके से वो डिफरेंस आ जाते हैं ना अल्कीन और बेंजीन के दरमियान डिफरेंस, एडिशन रिएक्शन, मतलब बेंजीन आपने जो है वो पूरा करना है। देखो फ्रीडल ग्राफ, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, ऊपर कोई सी डिटेल नहीं थी। ओके इसी तरीके से अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, SN1, SN2, E1A2। अब इसमें जो वो ग्रिकनार्ड्स रिएक्शन का जिक्र नहीं है, तो ये क्या लिखा हुआ है रिएक्शन। बच्चे जो है ना उस ग्रुप में कोई बहस कर रहे थे ना, बात कर रहे थे कि ग्रिकनार्ड्स रिएक्शन है, रिएक्शन अपनी मर्जी से, जब वो कमेंट करने वालों ने भी अपनी तरफ से किया नहीं ग्रिकनार्ड्स रिएक्शन नहीं है। भाई अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन जो है वो ग्रिकनार्ड्स रिएक्शन के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकते, तो ग्रिकनार्ड्स रिएक्शन की तैयारी भी आपने करनी है। मतलब इन शॉर्ट ये चैप्टर्स अल्काइल हैलाइड भी पूरा है, ग्रिकनार्ड्स का जिक्र नहीं है लेकिन लाजमी पेपर में आएगा। अल्कोहल एंड फिनोल, इसमें सारी चीज़ें आ गई, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, रिएक्टिविटी, फिनोल में भी यही सारी चीज़ें आ गई, इसमें रिएक्शन वगैरह सारे, हाँ फिनोल की रिएक्शन भी शामिल है। मतलब अल्कोहल और फिनोल आपने पूरा करना है, एल्डिहाइड और कीटोन आपने पूरा करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपने पूरा करना है जो कोर्स में शामिल हैं, और इससे रिलेटेड ईथर और ईस्टर पर भी एक नज़र देनी है। अब चैप्टर नंबर 11 जो केमिस्ट अपना इसके अलावा जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स वाला जो एक चैप्टर है, अगर मैं उसकी बात करूं, मैक्रो मॉलिक्यूल वाला जो चैप्टर है उसमें प्रोटीन और एंजाइम की तैयारी करनी है। आप लिपिड की तैयारी नहीं करते हो कोई इशू नहीं, कार्बोहाइड्रेट की तैयारी नहीं करते हो कोई इशू नहीं, प्रोटीन और एंजाइम को आपने अच्छे से करना है। अब चैप्टर नंबर 11 जो उसमें केमिकल इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान और ये वो आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि उनका पिछले चैप्टर से कोई एज सच लिंक नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आज के सिलेबस डिस्कशंस को आप अच्छे से सुनेंगे और उसमें जो जो मेन बातें बता रहा हूँ उस पर आप अच्छे से फोकस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।